मनमोहन सिंह भी मनुवादी हैं, मॉन्टेक सिंह भी मनुवादी हैं, सोनिया गांधी भी मनुवादी हैं, सुपर मनुवादी राहुल गांधी हैं, सब मनुवादी हैं। तो फिर आपका दोस्त कौन है? ये खाली शत्रु तलाश रहा है, ये दोस्त नहीं तलाश रहा है। बाबा साहब की बातों को इग्नोर करके कोई अगर दलित पॉलिटिक्स करे तो फिर हमें और आपको ये सब काम बंद कर देना चाहिए। समाज डूब रहा है तो डूबे। कोई नहीं, गाली तो सुनिए कम से कम। हिंदू राष्ट्र का जो एक प्रोजेक्ट चला है, तो इसमें जातिवादी व्यवस्था भी जो है रिवाइवल हो रहा है। आपकी 16% पॉपुलेशन, और 16% पॉपुलेशन में भी हम सब बटे हुए हैं, और हमारे पास इकोनॉमी में कोई शेयर नहीं है, हमारे पास इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, हमारे पास मास मीडिया नहीं है, हमारे पास बैंकर्स नहीं है, हमारे पास जो है थिंक टैंक लोग नहीं हैं। तो आप सत्ता कैसे कैप्चर कर? सत्ता कैप्चर करने की जो कम्युनिटी की तैयारी थी, मसलन एजुकेशन, इकोनॉमी, मास मीडिया, इंटेलिजेंसिया, ये सब दलित समाज ने छोड़ दिया। सत्ता नहीं, सत्ता में भागीदारी चाहिए। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद के, और इसे क्या मायने हैं विस्तार से अभी आगे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने घोषणा की कि अब जो है भविष्य में किसी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन करने से हमारे वोट तो ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन औरों के वोट हमारे पास नहीं आते हैं। चलिए, दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बसपा, कहाँ प्रधानमंत्री बनने का सपना था और बहुजन से सर्वजन हुआ और सर्वजन से अब अल्पजन हो गया, और एक एमएलए, एक भी लोकसभा सांसद नहीं। यह है वस्तु स्थिति। उत्तर प्रदेश में भी सिमट गई। बात बसपा पे नहीं होगी, बात होगी दलित राजनीति पे। कांग्रेस जब सत्ता में थी, पहली बार आंध्र प्रदेश में एक दलित सीएम बने, लेकिन वो पूरा कार्यकाल नहीं संभाल पाए। भोला पासवान शास्त्री, वो भी बने बिहार में मुख्यमंत्री। रामसुंदर दास बने बिहार में मुख्यमंत्री, लेकिन 5 साल कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चला पाया, नहीं चलाने दिया गया। उसके बाद राजस्थान में भी एक जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री बने, वही 5 साल नहीं चला पाए। सिर्फ बीएसपी एक बार 7 से लेकर 12 तक हुकूमत चला पाई उत्तर प्रदेश में। तो अगर सिंबोलिज्म ही है सब कुछ, तो आज राष्ट्रीय स्तर पर देखे तो दलित नेतृत्व का, बसपा को अभी साइड करते हैं, मैं दलित पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, दलित नेतृत्व का अभाव। एक भी मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है, न कांग्रेस न बीजेपी, किसी ने अभी नहीं बनाया है फिलहाल इस दौर में, एजेंडा पर है। क्या दलित एजेंडा लीडरशिप पतन की ओर है? कांग्रेस के जमाने में बाबू जगजीवन राम थे, कई बड़े स्टालवर्ट लीडर सब होते थे। क्या लीडर का कल्टीवेशन खास तौर से दलित समुदाय से बंद हो गया है? शेड्यूल्ड ट्राइब में कई मुख्यमंत्री अभी हैं, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए तो हेमंत सोरेन भी हैं झारखंड में, और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का जो ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं, और उड़ीसा जैसे राज्य में भी ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं, और किसी ने पार्टी में बगावत करने की कोशिश नहीं की। हाल ही में हरियाणा का जो चुनाव हुआ है, उसमें जो हुआ शैलजा और हुड्डा के बीच, ये सब आपके सामने। चंद्रभान प्रसाद जी है, विस्तार से चर्चा होगी कि इतना जो समाज पीएम बनने का ख्वाब देख रहा था, जो कह रहा था कि हम आरक्षण लेने वाला नहीं देने वाला बनेंगे और तमाम हुक्मरान बन रहे थे, एक भी राष्ट्रीय स्तर का बड़ा नेता किसी पार्टी में नहीं है। मैं बसपा की बात नहीं कर रहा, और न ही एक मुख्यमंत्री, कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं है। जैसे बाबू जगजीवन राम डिफेंस, एग्रीकल्चर, तमाम इस तरह के इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज वो चला चुके हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट। लेकिन क्या हालत है, क्या राजनीतिक चेतना इतनी ज्यादा बढ़ गई दलितों में कि न एजेंडा है, न लीडर, न मुख्यमंत्री। स्वागत है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं आपके पास नहीं आ पाया इधर 2-3 महीने में, क्योंकि आपका जो बंगला हिंदू कॉलेज में है मुझे बहुत पसंद है।
और उसका आधा हिस्सा आप नहीं दे रहे हैं मुझे। ले लीजिए, ले लीजिए। शिफ्ट कर जाइए यहीं पे। तो एक तो पंजाब का भूल गए थे आप, चन्नी साहब का। हाँ, चन्नी साहब कुछ दिन के लिए बने थे। जी। जी। देखिए, दलित समाज ने जो बाबा साहब का मद्रास में 1944 का जो स्पीच थी, जी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने समाज को एक रूलिंग कम्युनिटी बनाऊंगा। रूलिंग कम्युनिटी का मतलब रूलिंग क्लास नहीं हुआ, रूल स्टेट क्राफ्ट को हैंडल करने वाला समाज बनाऊंगा। बाबा साहब के बाद दलित समाज का पूरा फोकस सत्ता कैप्चर करने में लग गया। सत्ता कैप्चर करने की जो कम्युनिटी की तैयारी थी, मसलन एजुकेशन, इकोनॉमी, मास मीडिया, इंटेलिजेंसिया, ये सब दलित समाज ने छोड़ दिया। फिर जब स्टेट क्राफ्ट हैंडल करने लायक समाज नहीं बन पाया, और अब तो जो नौकरी के भरोसे जो बना था समाज, वह बहुत तेजी से घट रहा है, और उसी प्रोपोर्शन में दलित समाज का सत्ता में भागीदारी की दावेदारी भी घट रही है। इसमें यह भी जोड़ देना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, जिस प्रोपोर्शन में दलितों में जो है मिशनरी लोगों की संख्या बढ़ी है, उसी प्रोपोर्शन में दलित कमजोर हुए हैं। तो वही पुरानी बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित मिशनरी पिछले 20-25 साल में बाबा साहब के मिशन को पीछे खींच कर ले जा रहे हैं, क्योंकि वो स्टेट क्राफ्ट हैंडल करने की जो सिचुएशन होती है उस पर बात भी नहीं करते। चलिए, आपका शर्ट बहुत बढ़िया है, कैसा चल रहा है 0+? वही पहने हैं। अरे उसमें कहते हैं कई जो है ये ब्लू रंग वाले की, बताइए 1000 का शर्ट दलित कैसे पहनेगा? मतलब क्या, प्राइमरी स्कूल के टीचर को भी 2000 रुपए पर डे मिलता है सैलरी मिनिमम, तो उसके पास भी 1000 का शर्ट पहनने लायक वो नहीं बन पा रहा है। बाप जो आरोप कांग्रेस के लोग बाबा साहब पर लगाते थे कि इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, नेहरू से महंगे कपड़े पहनते हैं, वही आरोप तो दलित लोग हम पर लगाते हैं। और एक आदमी किसी ने लिखा था कि आपको बंगले के बारे में, दलित होते हुए इतने बड़े बंगले में रह रहे हैं डॉक्टर रतनलाल साहब, बताइए दलित तो आपको वहां झोपड़ी बनानी चाहिए ना। तो आप मेरे घर आएंगे तो आप देखेंगे कि एक जब भोपाल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आप शामिल थे जनवरी 2002 में, तो उसमें दिग्विजय सिंह साहब ने हम लोगों की बात मानते हुए 30% का आरक्षण कर दिया था आदिवासी और दलितों को। जो भी सरकार खरीदेगी उसमें 30% आरक्षण रहेगा, और मध्य प्रदेश एक थोड़ा यूपी से ज्यादा बैकवर्ड स्टेट है, फिर भी 1.5 साल में करीब 80 करोड़ का टर्नओवर दलितों और आदिवासियों का हो गया। उसके बाद बीजेपी सरकार में आई, उमा भारती ने, जिसने भोपाल घोषणा पत्र को जलाया था इंदौर में, वो सब खत्म हो गया, खत्म कर दिया। तो हमारे घर पर अभी भी आप एक राष्ट्रीय सहारा का हस्तक्षेप एडिशन कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद भोपाल कॉन्फ्रेंस के निकला, तो हमारा इंटरव्यू किया गया। इंटरव्यू में हमको दिग्विजय सिंह साहब से ऊपर रखा गया है, और मध्य प्रदेश सरकार में कई अफसर थोड़ा नाराज हो गए। हमने कहा हमने कुछ नहीं किया है, वो राष्ट्रीय सहारा वाले अपने आप किए हैं। तो उसमें हमने लिखा है, टाइटिल है, हमें सत्ता नहीं सत्ता में भागीदारी चाहिए। उसी शब्द से मैंने शुरुआत की थी। हाँ, जिस शब्द से आपने शुरुआत की, तो उसमें बहुत सारे दलित लोग मेरे खिलाफ हो गए।
और बोले कि तब तो सोशल मीडिया नहीं था, तब उतनी जबान भी नहीं खराब हुई थी। दलित पहले इतनी गालीबाज नहीं थे। अब जितना मिशन आगे बढ़ा है, उसी प्रोपोर्शन में दलित गालीबाज भी होते गए। तो मैंने लोगों को समझाने की कोशिश किया कि आपकी 16% पॉपुलेशन और 16% पॉपुलेशन में भी हम सब बटे हुए हैं और हमारे पास इकोनॉमी में कोई शेयर नहीं है, हमारे पास इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, हमारे पास मास मीडिया नहीं है, हमारे पास बैंकर्स नहीं है, हमारे पास जो है थिंक टैंक लोग नहीं हैं, तो आप सत्ता कैसे कैप्चर करें? तो पर डिल्यूजन को हिंदी में क्या कहेंगे? या फैंटेसी? फैंटेसी, ठीक है। फैंटेसी जो है किसी चीज के प्रति फैंटेसी, जैसे कि हमारे कॉलेज डेज में लोग, बहुत सारे लोगों का फैंटेसी, हेमा मालिनी, रेखा, जिना तमान कि मेरी शादी कल ही हो जाए, इनसे लोगों को सपने आते थे। तो हम सत्ता हासिल करेंगे, हम आरक्षण देने वाले बनेंगे, आरक्षण लेने वाले नहीं बनेंगे। इस तरह के स्लोगन्स की बहुत अपील थी। और आप तो एलीट सोसाइटी में बैठते हैं, लुटियन जोन में बैठते हैं, ये सब स्लोगन सुन के जो एलीट समाज है वो हंसता भी होगा, लगता है मुझे। अरे पूछिए मत। अभी आप आज देखिए फेसबुक पर और ट्विटर पर, दुनिया में कहीं भी जब किसी का देहांत हो जाता है तो लोग थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते हैं, अगर उसको नहीं भी लाइक करते हैं तो भी। जाने माने उद्यमी और दान करता रतन टाटा साहब का डेथ हो गया। अब इसमें एक चल रहा है फेसबुक पर कि रतन टाटा अच्छे उद्योगपति थे, लेकिन उन्होंने कहा था आरक्षण देना हुआ, अगर मुझे सरकार मजबूर कर देती है तो आरक्षण हम दे देंगे, पर दलित आदिवासी लोगों से हम काम नहीं लेंगे, सैलरी घर पर बिठा के देंगे। बताइए, रतन टाटा जैसा व्यक्ति यह कर सकता है? रतन टाटा हमारे रिक्वेस्ट पर बॉम्बे में दलित ट्रेड फेयर में आए और बहुत बिजी थे, वो कलकत्ता में थे, वहां से अपनी स्पेशल जहाज से आए और उन्होंने बड़ा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम 6% तो खरीद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एंटरप्रेन्योर से टाटा ग्रुप को करना चाहिए। टाटा ग्रुप के लोग इस पर खड़े थे हाथ जोड़ के आगे, हमारे आगे की बाद में प्रसाद जी क्या क्या करना है। तो चंदन साहब का जो इंडस्ट्री है उसी इनिशिएटिव में बनी। एक जो है सांगली में एक दलित है, टाटा ग्रुप ऑफ होटल्स को ग्लव्स जो है सप्लाई करते हैं। एक जमशेदपुर में ट्राइबल लेडी है, उनके पास 16 ट्रक है। तो इस प्रोसेस शुरू हुआ, उस बीच में जो है सत्ता का जो है चेंज हो गया। मिस्त्री साहब आए, मिस्त्री साहब से हम लोगों का कोई संबंध नहीं था, वो सब खत्म हो गया। टाटा वो स्टेटमेंट रतन टाटा का नहीं था, जहां तक मुझे याद है वो बजाज का स्टेटमेंट था। वो बजाज का स्टेटमेंट था। तो ये जो टाटा ग्रुप ने नारायणन साहब को फेलोशिप दिया, वो जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो गए पढ़ने, उसी टाटा ग्रुप के फेलोशिप से, और वापस आए, फिर पैसा जब कमाया तो उन्होंने फेलोशिप जो टाटा से मिला था उसको वापस दे दिया और टाटा के हमेशा वो धन्य बने रहे। तो टाटा ग्रुप के बारे में इस तरह की बहुत सारा चैरिटेबल ट्रस्ट भी है और फिलांथ्रोपिक काम भी होता है। और मैं ऐड कर दूं कि पटना का जो कुम्हरार एक्सकवेशन है सम्राट अशोक का, वो एक्सकवेशन को JRD टाटा ने स्पॉन्सर भी किया था, उसमें कुछ पैसा भी दिया था जी। तो दलितों में एक ऐसी दीवार खड़ी हुई है कि जिसमें दलितों का जो भी भला करेगा उसको गाली। अच्छा, और इसका रिश्ता उसी सिद्धांत से है। जब भोपाल कॉन्फ्रेंस इतनी सफल हुई, देश दुनिया में इसकी चर्चा हो गई, दलित आदिवासी लोगों से सामान सरकार खरीदने लगी, एक सिद्धांत है जो सत्ता हम आरक्षण
देंगे, आरक्षण लेंगे नहीं, कि व्यवस्था में दलितों का गुस्सा बना रहने चाहिए। दलित व्यवस्था से हमेशा असंतुष्ट रहे, तभी अपने शासक की तलाश करेंगे, चाहे उसका व्यवहारिक रूप से कोई मतलब हो या न हो। बाबा साहब ने कहा था लखनऊ वाली कॉन्फ्रेंस में, जिसका आप जिक्र करते रहते हैं, कि लड़ने के लिए हमेशा नहीं लड़ना चाहिए, समझौते भी करने होते हैं, समझौते भी करने होते हैं। और मैंने इन्हीं समझौतों से ये सब चीजें प्राप्त की हैं। तो दूसरा तो एक, तीसरा ये है सर कि जब कोई एक इकोसिस्टम बनता है, कह लीजिए माहौल, तो आपकी जो शुभचिंतक होते थे वो भी आपसे इनडिफरेंट हो जाते हैं। मसलन जब कांग्रेस सरकार थी तो सीआईआई के लोग हम लोगों से पूछते रहते थे क्या करना चाहिए, कैसे होगा, किधर होगा, तो कम से कम पूछते तो थे हम लोगों से। अब जो है कोई नहीं पूछता है, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र का जो एक प्रोजेक्ट चला है, तो इसमें जातिवादी व्यवस्था का भी जो है रिवाइवल हो रहा है। तो वह रिवाइवल ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी का है वही आपके खिलाफ होगा। जब एक जाति व्यवस्था वापस आने का एक माहौल बन रहा है, तो आपके कांग्रेस पार्टी के लोग भी उसमें थे थोड़ा, वो उनको भी दलित उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, बाकी का तो छोड़िए ही। तो ये जो लोग आपसे आपको अपशब्द कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि हिंदू राष्ट्र का जो पेज है यह सीधे संविधान से टकरा रहा है, सीधे रिपब्लिक से टकरा रहा है। और जब सीधे संविधान से टकरा रहा है, सीधे रिपब्लिक से टकरा रहा है, तो हिंदू राष्ट्र सीधे दलितों से टकरा रहा है। इसलिए आज सवाल यह नहीं है, और जो इस सवाल को फिर भी यह सब सुनने के बाद भी अगर इसको उठाए हुए हैं कि सीएम हमारा, डीएम हमारा, पीएम हमारा, सब तो इस तरह के लोग ठीक वैसे ही हैं जैसे ईरानी सरकार के इंटेलिजेंस का चीफ, जिसका अभी भी पता चला है वो इजराइल का एजेंट है। वो इजराइल का एजेंट है। हमने अपने यहाँ एक पार्टी की थी, आप बाहर गए थे, आगरा में थे, पहले से प्रोग्राम था। हमने कहा कि अगर जीव लोग फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पर कब्जा करके 25% सारे नोबेल या 22% जीत सकते हैं, जबकि 1.5 करोड़ पॉपुलेशन पूरी दुनिया में है, तो दलित समाज क्यों नहीं, अगर इस पर फोकस किया जाए तो कहीं गालियां उसमें आए। उसका फिर यही मीनिंग है कि अगर दलित समाज नोबेल जीतने लगेगा, ओलंपिक में पदक पाने लगेगा, इकोनॉमिस्ट बनने लगेगा, आईवी लीग में पढ़ने जाने लगेगा, तो व्यवस्था के खिलाफ इसका गुस्सा कम हो जाएगा। तो आप मैं पूरी जिम्मेदारी से डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूं, जितने हुक्का पीने वाले दलित हैं, यह कहीं न कहीं किसी एक्सटर्नल फोर्स के एजेंट हैं, जो दलित समाज को का जो इमेज है उसको खराब करते हैं, और जो चीज समाज में बिक नहीं सकती है, जिसकी कोई मार्केट नहीं, दलित सीएम बने, पीएम बने, इसकी मार्केट जो थी वो चली गई। तो फिर हमें बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाना होगा मद्रास के भाषण पर, और लखनऊ में जो उनका भाषण था 48 में शायद या 24-25 अप्रैल 1948। आप हिस्टोरियन हैं तो आपको ठीक से याद है कि हमें लड़ने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, हमें कोऑपरेशन भी करना चाहिए, रिकंसिलिएशन भी करना चाहिए, कंप्रोमाइज भी करना चाहिए, प्रेशर ग्रुप भी हमें बनना चाहिए। तो
बाबा साहब की बातों को इग्नोर करके कोई अगर दलित पॉलिटिक्स करे तो फिर हमें और आपको ये सब काम बंद कर देना चाहिए। समाज डूब रहा है तो डूबे। कोई नहीं, गाली तो सुनिए कम से कम। अच्छा चलिए चंद्रभान जी, दलित नोट पावर यूट्यूब भी चलाते हैं और जाइए देखिए, उसपे बहुत ही शानदार वीडियोज भी डालते हैं। चंद्रभान जी, एक जो महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाह रहा था अपने दोस्तों के लिए भी, कि क्या ये अति महत्वाकांक्षा कि हम सीएम पीएम ही बनेंगे और दलित वोट का बार्गेनिंग पावर उस तरीके से नहीं रहा, क्या यही वजह है कि जो लोग कुछ करता है उसको गालियां पड़ती है? तो यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टी भी अब दलितों को सिर्फ वोट समझती है, अब इग्नोर कर रही है। कोई एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक बड़ा दलित नेता, अगर मान लिया खड़गे साहब को अध्यक्ष मान लिया जाए, तो कितना इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं मैं नहीं जानता। एक भी दलित सीएम नहीं ना बीजेपी की ओर से। बीजेपी तो ज्यादा सूबों में राज कर रही है, क्षेत्रीय पार्टी से उम्मीद नहीं है कि सीएम बना। एक भी दलित सीएम नहीं। मुसलमान तो भूल ही जाइए, डिप्टी सीएम भी मुसलमान नहीं है, किसी पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं है। खाली उनको छोड़ दीजिए, ओवैसी साहब को, कोई भी नहीं है। कोई सीएम छोड़ दिए, डिप्टी सीएम नहीं। तो ये खाली अब क्या वोट बैंक बन के रह गया है। और मुसलमान की बात अभी नहीं कर रहे हैं, उनकी परिस्थितियां अलग हैं। ये दलित लोग जो बार बार आंख दिखा रहा था कि मैं देश पे कब्जा कर लूंगा, इसको भगा दूंगा, मैं पीएम बन जाऊंगा, क्या इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया? एक भी बड़ा नेता नहीं है देखिए कांग्रेस तो में भी, अगर देखिए तो राष्ट्रीय स्तर का एक भी ऐसा नेता नहीं जिसका नेशनल ऑरा हो, लोग समझे कि ये लीडर है। बीजेपी में भी नहीं है, उससे क्या सवाल करना। एक मुख्यमंत्री तक नहीं बना पाई जी। जैसे कि आपने कहा है, मैं तो हर तरह के किस्म के लोगों के साथ बैठता हूँ, डायलॉग करता हूँ। अमेरिका की 4 टॉप यूनिवर्सिटीज में मैं अभी महीने भर बिता के आया हूँ। दलितों के दलितों की जो इमेज है, दलितों को इसके पहले दलितों के प्रति जो एम्पैथी थी, हाँ, आपको एक धरवारा गांव है, वहां पर आजमगढ़ में, वहां पर एक दीपचंद मास्टर है। अब दीपचंद मास्टर जिसे सैकड़ों लोग हैं, उनकी एज 84 ईयर्स की होगी। उनसे बातें करिए कि किस तरह से 1962 में, मैं समझता हूँ, प्राइमरी स्कूल टीचर बने। हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो उनके टीचर ने कहा कि तुम जाके आजमगढ़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक फॉर्म भर दो और हम तुम्हें एक डुप्लीकेट कॉपी एक दे रहे हैं, वहां जमा कर दो। 15 दिन बाद उनको नौकरी मिल गई। तो लोग ढूंढ ढूंढ कर दलितों को नौकरी देते थे। हाँ, एक मेरे सहानुभूति थी कि हजारों साल तक अस्पृश्यता का शिकार रहा है, अमानवीय व्यवहार हुआ है। एक एक सहानुभूति थी कि इनको उत्थान किया जाए, थोड़ा कुछ किया जाए। तो एक माहौल था। ये माहौल 1900 ये जो मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, उसमें भी ये माहौल दिखता था। एक हल्का सा इशारा करने पर 2000 पीएचडी के लिए फेलोशिप मनमोहन सिंह ने ग्रांट कर दिया। राजीव गांधी आपने नेशनल जो आपने जो है, और अभी भी जाइए वेबसाइट पर, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर से पैसा जाता है उस फेलोशिप के लिए। आपके साथ इंटरव्यू में मांटेक ने कहा था, चंद्रनाथ प्रसाद आए, बोले अरे करने के लिए फेलोशिप वगैरह दिला दीजिए। खैर, मैं सबको क्लेम नहीं करता हूँ, पर जो इम्पैथी थी, मनमोहन सिंह भी मनुवादी हैं, मांटेक सिंह भी मनुवादी हैं, सोनिया गांधी भी मनुवादी हैं, सुपर मनुवादी राहुल गांधी हैं, सब मनुवादी हैं। तो फिर आपका दोस्त कौन है? ये खाली शत्रु तलाश रहा है, ये दोस्त नहीं तलाश रहा है। दोस्त नहीं तलाश रहा है, केवल शत्रु तलाश रहा है। तो इसलिए जो दलित वोट बैंक था, वो वोट बैंक भी नहीं रह गया। आप ट्रेवल करें, मैं तो अभी आजमगढ़ से आया हूँ, एक सप्ताह बिता के। बहुत सारे गांवों में, दलित बस्तियों में लोग वोट ही मांगने नहीं जाते। तो ये हमें, आप एक बात कह दूं, थोड़ा लोग नाराज होंगे तो नाराज होने दीजिए, गाली तो खानी पड़ती है। हमारा आज का समाज दलितों का ठीक वैसा ही है जैसा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाले सर सैयद साहब का समाज था, जहां
मुल्ला तलवार लेकर के उनको ढूंढते थे कि हमको अंग्रेजी पढ़ा के इस्लाम खत्म करेगा ये। ठीक वैसा ही दलित समाज है आज का, उसको कहिए, सिर्फ कहिए, और आप जानते हैं कि हम झूठ कह रहे हैं, हम तुम्हें राष्ट्रपात दिलाएंगे, तुम दोनों पार्लियामेंट पर हावी हो जाओगे, और फिर एक 10,000 लोगों का एक प्रदर्शन करा दीजिए। हमने 20-20 हजार लोगों का कराया है। जो लोग हमारा पास्ट नहीं जानते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं 3 बार जेल में गया हूं। अरे दलित समाज कैसा दलित समाज है? एक व्यक्ति यूपी में इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चरर है, और उसने लिखा एक जगह की चंद्रभान प्रसाद एसी के कमरे में रहकर दलितों की बात क्या करेंगे। उसे यह नहीं मालूम कि जब हम 22 फरवरी 1991 को 20,000 लोग जाके उत्तर प्रदेश की विधानसभा को घेर लिए, लाठीचार्ज हुआ, मेरे सर पर इतना मोटा गुरमा ऊपर आया। 57 दिन में जेल में रहा, लखनऊ जेल में हमारे साथी, उन्नाव जेल में रहे हमारे साथी, रायबरेली जेल में रहे, दोबारा जेल में गए, तिहाड़ जेल में गए स्टूडेंट मूवमेंट में। तब जाकर के राजनाथ सिंह के साथ एग्रीमेंट किया, तो पहली बार हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्कूल्स में जो है आरक्षण टीचर्स का लागू हुआ। वही बाद में डिग्री कॉलेज में लागू हुआ। हजारों हजार घरों में, हजारों हजार की संख्या में दलित लेक्चरर है। आपने जो वो प्रमोशन के बारे में जो आंदोलन शुरू किया था, तो यह सब नेगेटिव पॉइंट है दलित समाज में। दलित समाज की चेतना में यह नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर हजारों हजार दलित टीचर बन गए, जिसमें चंद्रभान प्रसाद का इतना बड़ा योगदान था, हजारों लोग उसमें शामिल थे, अकेला मैं नहीं था। इतनी लाठियां पड़ी हमारे ऊपर। एक पुलिस का डिप्टी एसपी था, उसने एसएसपी को कहा कि साहब मैं इसको ले जा रहा हूं, अब हाथ पैर तोड़ करके लाता हूं 2 घंटे में। मुझे अपने गोद में खींच करके लेके भाग गया, बोला मैं भी अपने दरवाजी हूं और आप निकल जाइए, आप टारगेट पर, निशाने पर हैं। तो यह सब करना दलित समाज में नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जो 12-14 हजार यूपी में दलित लेक्चरर बन गए, तो उनका समाज से सिस्टम के खिलाफ गुस्सा कम हो गया। और तो जितना ज्यादा दलित परेशान रहेंगे ये डीएम सीएम पीएम वालों की, तब तक ये जो है दुकान चलती रहेगी। और ये जो है, जो जिस तरह की लीडरशिप पैदा करती है कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब, मुझसे इतने बड़े बड़े लोग सलाह लेते हैं, खड़गे साहब ने एक बार भी उचित नहीं समझा, जो कि जानते हैं मुझे, कि चंद्रभान प्रसाद साहब इस इलेक्शन में क्या करना चाहते हैं, आप किस तरह को लोगों को हमें लाना चाहिए। शैलजा है, क्या है शैलजा जी, क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, मुख्यमंत्री बन के क्या करती वो। तो दलित पॉलिटिकल पार्टीज में दलित तो एक स्पोक्समैन भी नहीं है पॉपुलर। चलिए, तो बात यही है कि लीडर बनने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले अध्ययन जरूरी है, बिना पढ़े हुए लीडर नहीं बन सकते। बिना पढ़े हुए अति महत्वाकांक्षा के कारण आजकल राजनीतिक पार्टियां भी दलितों को सिर्फ वोट समझती है और लीडरशिप में दरकिनार करती है। बार बार कह रहा हूं, एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का एक भी नेता नहीं है किसी पार्टी में, राष्ट्रीय स्तर का एक भी प्रवक्ता नहीं है। आप वोट किसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जरा सोचिए, समझिए और पढ़िए जरूर। बाकी गाली खाने एक चीज और भूल रहा हूँ, तो आप अति महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं, वो बात तो भी राजनीतिक तौर पे मैं भी अति महत्वाकांक्षी हूँ, लेकिन खाली पॉलिटिक्स के लिए नहीं। वो हास्यास्पद है, वो व्यवहारिक नहीं है। दलित ये जो नीले झंडे वाले लोग हैं, यह इनका अपने बारे में भी भ्रम है। जैसे कि जब मैं जेएनयू में था, तो जेएनयू में हॉस्टल है, हॉस्टल तो हर रूम में बाथरूम है नहीं, तो बाथरूम संयुक्त है। तो बहुत सारे लड़के जो थोड़ा सा सुंदर होते थे, वहां जाके शीशे में इतना देखते थे, अपने को कंघी करते थे और ये वो, कि मतलब कि देवानंद वही है, दूसरा वो देवानंद तो गलती से कर गया। तो जो दलित जो इस तरह का जो
दलित लीडरशिप है उसका अपने बारे में भी बहुत ख्याल जो है बहुत ही उल्टा सीधा है कि हम ही सबसे स्ट्रांग हैं, हम ही सबसे डिजर्विंग हैं, हम ही को डीएम, पीएम, सीएम, राष्ट्रपति, गवर्नर हम ही को बनना चाहिए, हम ही को राजदूत बनना चाहिए। अपने बारे में ये जो सेल्फ इमेज का जो प्रॉब्लम है दलित समाज को, उसको भी ठीक करना चाहिए। और सर आखिरी बार, दलित समाज हमेशा सिस्टम से नाराज रहे और लड़ता ही रहे, उससे बात न करे, इस दलित समाज को डुबो देगा। शुक्रिया सर। और बाबा साहब स्ट्रगल बार्गेन स्ट्रगल स्ट्रेटजी अपनाते थे, अंग्रेजों से भी संघर्ष करते थे, कांग्रेस से उनकी लड़ाई थी ही, लेकिन बीच बीच में प्रेशर टैक्टिक्स करके बार्गेन भी करते थे, जिसकी वजह से आरक्षण और तमाम जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स मिले, वोटिंग राइट्स मिला। कभी उन्होंने क्लेम नहीं किया कि हम आरक्षण देने वाला बनेंगे, हम देश का हुक्मरान बन जाएंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बने, कोई इस तरह का दावा नहीं किया। और जो उस आरक्षण से जो मिडिल क्लास उड़ा है, उससे जो लाभ मिला, वो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स में है। और इसी वजह से दलितों के वोट बैंक की कीमत अब नहीं रही, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप नदारद। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।